हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग अभी तक बॉटनी में पढ़ रहे थे, वनस्पति यानी पादप जगत पढ़ रहे थे। पादप जगत में हम लोगों ने थैलोफाइटा में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कवक, शैवाल, जीवाणु, इतना पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसी में हम लोगों ने इतना पढ़ने के बाद इसी में लाइकेन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा के बारे में जानकारी लेंगे। ब्रायोफाइटा में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानेंगे डिटेल से। हर एक पॉइंट को किसी को नहीं छोड़ना है, सबको एक तरफ से पढ़ना है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटना चाहिए ब्रायोफाइटा में जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि एग्जाम में प्रॉब्लम हो या एग्जाम में कुछ भी चीज़ें छूटे। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा क्या है, किस तरह से इसमें, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, 2 मिनट रुकिए। ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ब्रायोफाइटा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ ब्रायोफाइटा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? तो ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ने से पहले इस चीज़ को समझिएगा कि जिस तरह से हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे थे, थैलोफाइटा में संवहन ऊतक की बात किए थे और केंद्रक विहीनता की बात की थी, उसमें कई चीज़ें आई थी। और उसके बाद कोशिका कैसी है, ठीक है, उसमें फूल, पत्ती, जड़, तना, विभाजन है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम उससे एक स्टेज ऊपर की तरफ चलेंगे कि यह जो पौधे होते हैं ये किस तरह के पौधे होते हैं, इनकी आकृति या प्रकृति या किस तरह से ये काम करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, कल मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में 3 तरीके के मेथड बताए थे। ठीक है, एना बिना नॉग स्टॉक जो होता है उसके बारे में बताए थे, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसके बाद आपको मैंने एजोटा बैटर, ठीक है, बैक्टर के बारे में, और उससे संबंधित एक और था एजोपाइरिलम था, ये था। ये सब क्या करते हैं, तो ये मिट्टी के कणों के बीच जो हवा होती है उससे। उसके बाद मैंने बताया था आपको राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम के बारे में बताया था। ये क्या करते हैं, ये जब कुछ खास तरह के पौधे होते हैं उसके जो जड़ों में क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया पाई जाती है जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये भी चर्चा हो गई थी। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं ना ब्रायोफाइटा के बारे में, उसके बारे में सुनिएगा ध्यान से। और बहुत एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा और इतने डिटेल से पढ़ा दूंगा ताकि वहाँ से क्वेश्चन छूटे ना आपका एनटीपीसी में। और जल्द ही आपके मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन भी रिवाइज कराना, उस पर जो भी क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बने हैं वो भी मैं कराऊंगा। उसके लिए भी आप ज़रा सा भी सोचने की कोशिश मत करिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, जितने लोग हैं, जो भी लोग देखते हैं, बहुत लोग नहीं देखते हैं या शेयर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग देखते हैं थोड़ा सा वक्त दीजिए, बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए कह क्या रहा है, जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा की बात करें तो कहा जाता है कि ब्रायोफाइटा जो होता है एक सरल, ठीक है, स्थल और जल दोनों में पाए जाने वाला पादप है। एक सरल, ठीक है, स्थलीय पौधा भी कह सकते हैं और जलीय पौधा भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये उभयचर है। कैसा है? उभयचर है। कैसा है बच्चा जी? उभयचर है, यानी एम्फीबिया ग्रुप का है, एम्फीबिया वर्ग का है, यानी उभयचर वर्ग का ये पौधा है। ठीक है, यह पौधा कैसा है? उभयचर वर्ग का पौधा है। ठीक है, उभयचर वर्ग का पौधा है। कौन? तो ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा उभयचर वर्ग का, यानी ये जल और मिट्टी दोनों में ये पौधे देखने को मिलते हैं। इसके जो भाग हैं ये कितने प्रकार के हैं, वो मतलब इनकी जातियां जो हैं वो कितनी हैं, तो 25,000 जातियां इसमें सम्मिलित हैं। कितनी? 25,000 जातियां क्या हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, 25,000 जातियां क्या हैं, सम्मिलित हैं। इसमें 25,000 जातियां देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं, तो ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती हैं। ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती हैं 25,000 जातियां ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस समुदाय के जो पौधे होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। क्या कह रहा हूँ कि मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। मृदा अपरदन को रोकने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य है, समझने योग्य है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी में एक पौधा जो होता है इसका नाम है स्फेगनस। ठीक है, स्फेगमस जो है, ठीक है, क्या मैंने बताया, तो स्फेगमस या स्फेगनस भी कहा जाता है, स्फेगनस भी कहा जाता है। ठीक है, या स्फेगनम भी कहा जाता है, स्फेगनम भी कहा जाता है, या इसी में मॉस, ठीक है, मॉस, ठीक है, मॉस, ठीक है, मैंने क्या कहा, मॉस, ठीक है, मास, ठीक है, स्फेगनम नामक मास जो होता है, ठीक है, यह स्वयं का, ठीक है, यह स्वयं का स्फेगनम या मास, स्फेगनम नामक मास जो होता है यह स्वयं के भार का 18 गुना जल को क्या कर लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है। 18 गुना जल, अपने भार का 18 गुना जल क्या करता है, सोखने की क्षमता रखता है स्फेगनम या स्फेगनस भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा। तो अपने का 18 गुना जल को क्या कर लेता है, वो धारण कर लेता है, सोख लेता है। इसलिए पौधों को नमी से बचाने के लिए जो माली होते हैं, पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर 18 गुना जल को क्या करता है, क्या कर लेता है, धारण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, 18 गुना जल को धारण करने की क्षमता रखता है। अब क्या कह रहा हूँ, तो इस फेगनम मास जो होता है का प्रयोग ईंधन बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और इससे एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी स्फेगनम मास का प्रयोग किया जाता है। यानी एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इससे ईंधन भी बना सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, ईंधन भी बना सकते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आई है कि मैं दुनिया में की एक नहीं सुनूंगा, मैं दुनिया की एक नहीं सुनूंगा, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, ठीक है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, ठीक है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, इसका जवाब मैं अपनी मेहनत और हुनर से दूंगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि याद रखिएगा, आपका लड़ाई आपके स्वयं खुद से है। ठीक है, आप अपने मन, अंतर मन से पूछिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप इस दौर में, इस समाज जो समय चल रहा है, जहाँ पर पैसा ही सब कुछ है, जहाँ पर पोजीशन ही सब कुछ है और सरकारी नौकरी एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, वो उसमें आप कहाँ पर हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कुछ करना है, वक्त कहीं नहीं जाता है, वक्त कभी नहीं रुकता है। आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा, आपको वक्त के साथ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि जो चीज़ें फ्री मिलती हैं, ठीक है, जो चीज़ें फ्री मिलती हैं उसको लोग लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेना नहीं चाहते। मैं ऑनलाइन जो भी वीडियो डाल रहा हूँ लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ठीक है भाई, आपको नहीं अच्छा लगता आप पैसा दे के पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ और हम आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी इसमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। इस वजह से मेरा काम जो है मैं वो करूँगा, उसमें मुझे खुशी मिलती है और
संतुष्टि मिलती है कि कुछ तो देखते हैं, कुछ लोग तो मेरे जो भी है चीज़ें देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा हूँ, फिर उसी चीज़ को जोड़ते हुए एक लाइन और कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कामयाबी मिल रही है, अगर तुम्हें कामयाबी मिल रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मतलब कहा जाए कि अगर तुम्हें कामयाबी, मैं कहते हैं कि पंक्ति थोड़ी गलत हो गई, कहना चाहिए कि अगर तुम्हें कामयाबी नहीं मिल रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी कभी भी, कामयाबी कभी भी एक दिन और एक पल का खेल नहीं है, एक दिन एक पल का खेल नहीं है, लेकिन एक दिन मिलेगी ज़रूर, एक दिन मिलेगी ज़रूर। तो बेटा जी पड़े रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहन का वीडियो देख रहा था, वो आरओ की भर्ती के लिए पिछले 1.5 साल से वो तैयारी कर रही है। जहाँ आज कुछ लोग, कुछ लड़कियाँ जो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहती हैं कि उनका हस्बैंड नौकरी वाला मिल जाए और उन्हें कुछ करना न रहे, ठीक है, बस खाली बस घूमना रहे और पति के पैसे पर ऐशो आराम करना रहे, ऐसे ही लोग हैं। और इसके लिए वो अपने माँ बाप से पैसा खर्च करवाती हैं, इतना मतलब कहते हैं कि जो हमारा समाज है दहेज वाला, इसमें मतलब माँ बाप भी इस तरह के हैं कि वो देने को तैयार हैं कि हमारी बिटिया को कोई कष्ट ना हो, ठीक है। ये जीवन जो है हमारा ना, बिना कष्ट के तो है ही नहीं, अगर कष्ट नहीं है तो जीवन खत्म है, ठीक है। आप सिर्फ फर्क इतना हो जाएगा, आज अपने घर में बैठकर खा रही हैं, कल दूसरे के घर में बैठकर खाएंगी। लेकिन वो बहन, उस बहन का कल जब मैं वीडियो देख रहा था, उस बहन ने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मेरा एक सपना है आरओ यारो बनने का, ठीक है। वो चीज़ मुझे छू गई कि देखो कुछ बहनें ऐसी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हर सुख चैन को त्याग दी हैं, हर चीज़ों को, उनके पास ऑप्शन है भाई, वो कर सकती हैं, वो अपना शादी वादी करके कहीं भी रिलैक्स होकर रह सकती हैं। लेकिन उसी में से कुछ ऐसी जिद्दी होती हैं जो अपने जीवन को बदलना चाह रही हैं, जो ये दिखाना चाहती हैं कि इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। खाना इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है, और इंसान भी बच्चा पैदा करता है, जानवर भी पैदा करता है, लेकिन इंसान और जानवर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इंसान को मौका मिलता है अपने को प्रूफ करने का, अपने को साबित करने का, जानवर को नहीं मिलता है। तो जानवर बन के मत रहिए मेरी बहनों, जानवर बन के मत रहो, इंसान बनने की कोशिश करो और कुछ करने की कोशिश करो जीवन में। जीवन मिला है तो इसका कुछ ऐसा न हो कि सिर्फ आए धरती पर और फिर एक समय तक पढ़ाई किए, फिर घर वालों ने शादी कर दी, फिर फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, फिर उसके बाद कोई अस्तित्व नहीं। क्या अस्तित्व है? कौन सी ऐसी महिला या कहा जाए कि नहीं है जिसके पास ये सारे जो प्रोसेस होते हैं जीवन के वो नहीं करते हैं, सभी इस क्रम को दोहराते हैं। लेकिन इसी में से कुछ बहनें इतनी ऊंचाई तक जाती हैं, कोई डीएम बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई कुछ तो अपने जीवन में कुछ करके जा रही हैं। लेकिन आज के समय में मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को तो सिर्फ ऐश की ज़िंदगी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी मेरे हिसाब से तो खराब है भाई, मेरे हिसाब से तो बेकार है, ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहूँगा कि भाई जो चीज़ें आपको मिल रही हैं पढ़िए, मेहनत करिए, अपने जीवन में साबित करिए। पढ़ने का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं है, याद रखिएगा। आपको ये कहीं न कहीं शिक्षा काम देगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसमें कुछ लिखवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हमने कहा कि ब्रायोफाइटा जल तथा स्थल स्थल दोनों पर उगने वाला पौधा पौधा है, ठीक है, उगने वाला पौधा है, जिसे हम मृदा
जगत का, मृदा जगत का उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग कह सकते हैं, कह सकते हैं, उभयचर वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुल 25,000 प्रभाग, ठीक है, इसके प्रभाग के लगभग 25,000, इसके प्रभाग के लगभग 25,000 जातियां मौजूद हैं, 25,000 प्रजातियां मौजूद हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आई बात। इस समुदाय के पौधे, इस वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं बंधु। ठीक है, सहायक होते हैं। क्या फिर बोल रहा हूँ, इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। स्फेगनम नामक, ठीक है, नामक मास अपने भार का 18 गुना जल सोखने की क्षमता रखता है। 18 गुना जल सोखने की क्षमता रखता है। अपने भार का 18 गुना जल सोखने की क्षमता रखता है स्फेगनम जो है अपने भार का 18 गुना जल सोखने का क्षमता रखता है। इसीलिए माली इसको पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका प्रयोग करते हैं। ये छोटा सा बात है, इसको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ लिखने की ज़रूरत है कि स्फेगनम का जो प्रयोग होता है वो ईंधन के रूप में भी होता है और किस रूप में होता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है। तो हम लिख सकते हैं स्फेगनम का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। स्फेगनम का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। स्फेगनम का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। क्लियर है भाई, देख लीजिए, स्फेगनम का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं और किस रूप में करते हैं, तो ईंधन के रूप में भी करते हैं। किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्लियर है, ये इतना हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए और सुनिएगा ध्यान से, यह अपुष्पी पौधा होता है, यानी इसमें पुष्प नहीं होते हैं। इसमें पुष्प देखने को आपको नहीं मिलेगा, यानी उच्च श्रेणी का ऐसा पौधा जिसमें पुष्प देखने को नहीं मिलता है, अपुष्पी पौधा होते हैं। मैंने कहा आपसे कि ये
पानी वाले जगहों पर जहाँ पर नमी होगी, गीलापन होगा, वहाँ पर ये उग जाते हैं आसानी से। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर ये क्वालिटी देखने को मिलती है। इसमें अब दो प्रमुख वर्ग होते हैं, इसके दो प्रमुख वर्ग होते हैं, इसके दो प्रमुख वर्ग होते हैं, इसके दो प्रमुख वर्ग होते हैं। ठीक है, इसके दो प्रमुख वर्ग होते हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें जो जनन प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक प्रक्रिया होती है और एक अलैंगिक, दोनों प्रकार की आपको जनन प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले इसका वर्ग देख लेते हैं। इसके दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक होता है, क्या होता है, तो प्रहरिता, प्रहरिता होता है। पहला क्या है, प्रहरिता, प्रहरिता, पहला क्या है, प्रहरिता है, पहला क्या है, प्रहरिता है। दूसरा जो है वो है हरिता, क्या है, हरिता है। दूसरा क्या है, हरिता है। दूसरा क्या है, हरिता है। प्रहरिता और हरिता है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, प्रहरिता को और क्या कह सकते हैं, प्रहरिता को और किस नाम से जान सकते हैं, इसको भी सुन लीजिए। हार्नवेस्टर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, हार्नवेस्टर्न भी कह सकते हैं, हरिता हो गया। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि इसमें आपको ब्रायोफाइटा में, ठीक है, ब्रायोफाइटा में दो तरह के जनन प्रक्रिया देखने को मिलता है। दो तरह की जनन प्रक्रिया देखने को मिलती है। कौन कौन सी, तो लैंगिक व अलैंगिक, लैंगिक व अलैंगिक, लैंगिक व अलैंगिक दो तरह की जनन प्रक्रिया देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें प्रहरिता की बात करें। प्रहरिता क्या होता है, कैसे इसमें हम लोग जानेंगे, ये समझने की ज़रूरत है, फिर आगे बात क्लियर हो जाएगी। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा ध्यान से, प्रहरिता क्या होता है, प्रहरिता में क्या देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा का ऐसा वर्ग जो भूमि से जुड़ा हुआ होता है। पहली बात तो एकदम भूमि से जुड़ा होता है, यानी भूसाई होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, हरे रंग का होता है, साथ में चिपटे किस्म का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चिपटे किस्म का दिखाई देता है, साखी होता है। फिर से सुनिए, हरे रंग का दिखाई देता है, भूसाई होता है, ठीक है, और चिपटा होता है, ठीक है, और क्या होता है, साखी होते हैं। ठीक है, किंतु जड़ तना पत्ती में बटे होते हैं। एक तरफ मैंने कहा कि ये जड़ तना पत्ती में नहीं बटे होते हैं, एक तरफ कह रहा हूँ कि बटे होते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, प्रहरिता कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रहरिता कहा गया, क्योंकि जड़ तना पत्ती में ये बटे होते हैं। इनकी क्या होता है, बटे, इसलिए प्रहरिता कहते हैं। जिसमें आता है आपका, कौन आता है, तो ऋषि का आता है। कौन आता है, ऋषि का आता है। ठीक है, ऋषि आता है, ऋषि का आता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ऋषि आता है। ठीक है, किसिया आता है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसी में आता है पोरेला आता है। क्या आता है, पोरेला आता है। क्या आता है, पोरेला आता है। क्या आता है, पोरेला आता है। पहले इसको देख लीजिए, फिर मिटा के तब बताते हैं। चलिए देखिए, सुनिएगा ध्यान से, पहला लिखवा रहा हूं, प्रहरिता या लीवर वर्क्स। ठीक है, ये भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें, बोले इसके बारे में मैंने क्या कहा, साफ शब्दों में सुनिए। ऐसा ब्रायोफाइटा जो भूसाई, ऐसा ब्रायोफाइटा
फाइटा जो बहुसाई या हरे या हरे हो गया या कॉमा हरे चपटा तथा शाखीय होता है, शाखीय होता है। इसमें जड़ तना पत्ती देखने को मिलते हैं, अतः इसे प्रहरिता कहते हैं। प्रहरिता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रहरिता के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। प्रहरिता के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, ब्रायोफाइटा ये प्रहरिता के बारे में था। ठीक है, प्रहरिता के बारे में जान लिया। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला है ऋषि, ये हो गया। पोलेरा, क्या बताया मैंने? पोलेरा बताया। क्या बताया? पोलेरा बताया। ठीक है, क्या बताया? पोलेरा बताया। फिर एक होता है मंकेसिया, क्या होता है? मर्केंसिया, क्या होता है? मर्केंसिया होता है। ठीक है, क्या होता है? मर्केंसिया होता है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, सिया, ठीक है, मर्केंसिया भी होता है। ये हो गया आपका मर्केंसिया हो गया, MARACHANCIA। ठीक है, मर्केंसिया ये एग्जाम्पल है प्रहरिता के बारे में। प्रहरिता के बारे में ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हरिता के बारे में सुनिए। हरिता, इसी को मॉस कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, इस श्रेणी के जो पौधे होते हैं, यानी ये उच्च श्रेणी में जो पौधे आते हैं, ब्रायोफाइटा के जो भी पौधे इसमें आते हैं, उसमें आपको मूलांग स्तंभ, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? मूलांग स्तंभ देखने को मिलेगा। ठीक है, पत्तियों में विभेजन देखने को मिलता है, यानी पत्तियां विभेदित होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? विभेदित होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हरिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिता कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो फ्यूनेरिया होता है। क्या होता है? फ्यूनेरिया होता है। ठीक है, और कौन होता है? तो पॉलीट्राइकम होता है। क्या होता है? पॉलीट्राइकम होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, क्या बताने चल रहा हूँ? हरिता के बारे में। दूसरा, इस ब्रायोफाइटा श्रेणी के पौधे में मूलांग मूलांग देखने को मिलता है, स्तंभ देखने को मिलता है, मूलांग देखने को मिलता है, स्तंभ देखने को मिलता है, तथा पत्तियां विभेदन देखने को मिलता है। पत्तियां विभेदन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? पत्तियां विभेदन देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मांस के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी को हरिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिता कहा जाता है। अब इसमें आता है कौन कौन सा आता है? तो क्या बताया था? तो बताया था फ्यूनेरिया बताया था। क्या बताया था? तो फ्यूनेरिया बताया था। क्या बताया था? फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया हो गया। क्या हो गया? फ्यूनेरिया हो गया। फिर क्या बताया था? क्या बताया था? पॉलीट्राइकम बताया था। क्या बताया था? पॉलीट्राइकम बताया था। पॉलीट्राइकम, ठीक है, पॉलीट्राइकम बताया था।
ट्राई कम बताया था। ये हो गए आपके हरिता और प्रहरिता के बारे में। ये हुआ आपका ख़त्म क्या, ब्रायोफाइटा। यहाँ पर ब्रायोफाइटा ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम जब भी पढ़ेंगे, इसके आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे हम टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में कल हम जानेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप इन सब चीज़ों को समझ सकें। अब आपकी मर्जी है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो इन सब चीज़ों से मतलब जो जिनको कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उनको साइंस के बारे में जानकारी हो जाएगी, उनकी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।